हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लास में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज विद्युत को हम लोग देखेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको कवर करने वाले हैं हम लोग। और आपने पिछला वीडियो देख ही लिया होगा, है ना। नहीं देखें तो देख लीजिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अप्रोक्स 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, छोटे बड़े सभी एग्ज़ाम के लिए। और रेलवे के लिए स्पेशली है भाई, सीधी सी बात, ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा उसमें इसका जो है वेटेज है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, है ना, रेलवे के लिए। और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, छोटे या बड़े एग्ज़ाम सभी के लिए, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल हिट कर लें जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है, वो थोड़ा सा गलत लिखा है, उसको ये लिखना चाहिए था जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। रेशम, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है या रेशम पर रगड़ा जाता है, जो भी आप कह सकते थे, ठीक है। तो वह कैसा हो जाता है ना। तो वो धनावेशित हो जाता है। और ये आमतौर पे आपके जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें मिल जाएगा, आपके 12th या 11th में है ये, और बाकी छोटे क्लासेस में भी आपको मिल जाएगा। तो धनावेशित हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसका मतलब क्या है ना, जैसे धनावेशित होने का, जैसे कुछ ऐसा आप देखे होंगे जब कोई व्यक्ति जो है पैंट पहना हो और वो लगभग सिल्क टाइप का हो, है ना। तो वो अगर ज़्यादा घर्षण हो रहा है तो कहीं ऐसे जगह पर बैठ जाए जहाँ पे धूल कण वगैरह है ना, सूखी घास हो, जो छोटी छोटी तिनके हों, तो चिपक जाते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो वो आवेशित हो जाता है इसकी वजह से। और जैसे आप कपड़ा, अब जैसे सर्दियों में आप कपड़ा बहुत तेज़ी से निकालिए, स्वेटर निकालिए, तो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसा लगेगा। और लगेगा नहीं, एक्चुअली अंधेरे कमरे में आप देख पाएंगे, लाइट भी आपको दिखेगी और आवाज़ भी, है ना। तो आवेशित हो जाता है इसलिए, क्योंकि बराबर शर्ट और आपके स्वेटर या जो भी चीज़ें हैं तो घर्षण होता रहता है। जब आप उसको निकालेंगे और तेज़ी से, तो फिर वो जैसे लगता है स्पार्क कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो एक्चुअली धनावेशित हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, किसी आवेशित कण चाल का संपूर्ण आवेश उसके उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। तो बस सीधी सी बात है, कोई भी आवेश हो, देखिए इलेक्ट्रॉन से ही हमें मतलब होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के बाहरी कक्षा में। ये देखिए आपका परमाणु है, तो सबसे नीचे आपका न्यूट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन होता है। और सबसे बाहर इतने, इसमें जितने प्रोटॉन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो जो भी परमाणु है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ चले गए वो ऋणावेशित हो जाता है, समझ रहे ना। तो इलेक्ट्रॉन माइनस वाला होता है। तो ये चीज़ें, और देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या लगभग लगभग समान होती है, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, अभी तो हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी याद रख लें कि जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो बनता है परमाणु भार। नहीं तो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या आप देखेंगे तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जो अभी हम लोगों के जो वर्तमान में मोजेले द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल है, तो परमाणु क्रमांक पे ही रखा गया बढ़ते हुए क्रम में। नहीं तो मेंडलीफ ने क्या किया था, भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया था, तो वो गड़बड़ हो गया था, बाद में उसको संशोधित किया गया है ना 1917 में। तो अभी हम लोग कहाँ, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेता है, विद्युत प्रवाह में भाग लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को आप और थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसको आमतौर पे हम जानते हैं कि अभी भी जो है भारत एक पितृ और प्रधान देश है। तो क्या होता है, जो लड़के हो तो अपने घर पे रहते हैं शादी के बाद, और लड़कियां क्या होती हैं, घर बदलती हैं, मतलब अपने ससुराल जाती हैं। तो ससुराल जाती हैं मतलब वो जाती हैं दूसरी जगह। तो ये मान सकते हैं नेगेटिव चार्ज मतलब फीमेल तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं, इससे क्या भूलेंगे नहीं, ये कहने का मतलब है मेरा। तो ये किसी
प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसलिए अभिक्रिया होती है, आवेशित होना न होना। और ये दाब ताप और बाकी चीज़ों पर प्रेरक पर भी निर्भर करता है। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश क्या होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर ही होता है ना, बाहरी वाले हिस्से पर, क्योंकि बाहरी कोश में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो देखिए दो विद्युत आवेश हैं, आवेश आवेश तो अभी आप समझ ही रहते हो, वही आवेश होता है। और एक्चुअली हम उनके बीच के जो लगने वाला बल होता है, आवेश को आमतौर पे हम किस में मापते हैं, कूलाम से। तो कूलाम का नियम, कूलाम वैज्ञानिक ही हैं, तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार हम उसको मापते हैं, जानते हैं। यदि दो अब देखिए एम्पियर का नियम, एम्पियर तो अब जानते हैं विद्युत धारा मापते हैं, तो भाई एम्पियर का नियम, चलिए ओम का नियम, ओम का नियम आमतौर पे आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या होता है, V बराबर I/R। अगर हम ओम के नियम की बात कर लें तो क्या हो जाता है, V बराबर I/R। ये आपका वोल्ट है, विभवांतर, और ये विद्युत धारा है, और ये प्रतिरोध है ना। तो अब इसी की परिभाषा आप बना सकते हैं कि किसी भी परिपथ में जो वोल्ट होता है वो और धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। और एक्चुअली यही है, देखिए वोल्ट होता कि कितना वोल्टेज का है, तो वोल्टेज में क्या है, विद्युत धारा तो है ही है, लेकिन उसमें हमारा जो हरेसमेंट हो रहा है हम कहें तो बिजली का, वो प्रतिरोध से है ना, प्रतिरोध से। तो उन दोनों का गुणनफल हम कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल वोल्ट बनता है। अब इसका आगे हम मतलब समझेंगे, ठीक है। और समझ तो लिए ही हैं, उसमें क्या है। तो क्या हो जाता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आमतौर पे, V बराबर I/R। ठीक है, फैराडे का नियम तो माइकल फैराडे है ना, पंखा उंखा आप जानते ही हैं, उन्हीं की वजह से चलता है, बहुत बड़ा रोल रहा है। आगे, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये इतना आसान भी नहीं है आपसे, ये मतलब उसके लिए आसान है कि आप आपका गलत करवा सके। तो यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना, 1/4 कर दिया जाए, मतलब दूरी को आधा किया गया, तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो उसका विद्युत बल का जो मान होगा ना, तो वो उसका गुणन हो जाएगा। एक्चुअली अनुक्रमानुपाती का उसमें गुणा हो जाता है तो चौगुना हो जाएगा। आप याद भी रख सकते हैं यहाँ पे, अब क्या न्यूमेरिकल के तरीके से देखा जाए। फिर से विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी हम घटाएंगे तो क्या होगा, चौगुना हो जाएगा, उसके मध्य जो भी फोर्स लग रहा हो, विद्युत बल लग रहा हो। समान आवेशों में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण विकर्षण जो भी आप कह सकते हैं, जब भी समान आवेश वाले होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए सेम जेंडर वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं ना भाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हैं आवेश के, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये नहीं कि अब पता चला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को भगा देंगे, भाग यहाँ से, कहाँ चला आएगा। और प्रोटॉन भी प्रोटॉन से कहेगा चल निकल यहाँ से, मुँह उठा चला रहा है ना। तो ये है, क्योंकि इनको इनकी ज़रूरत है। मान लो कोई धनावेश दिखा रहा है, कोई परमाणु कोई ऋणावेश दिखा रहा है, तो जब उनका अभिक्रिया होता है तो ऋणावेश और धनावेश क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। यानी मान लीजिए शादी हो गई तो अब रिएक्शन नहीं होगा, है ना, नहीं तो उससे पहले रिएक्शन होता रहता है। यानी उसे हम क्या कह लेते हैं, संतृप्त अब मतलब जो भी वो पदार्थ, सॉरी पदार्थ नहीं, उसमें तो हम परमाणु की बात करते हैं। आगे क्या है, और एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम रखा हुआ क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है, बस यही शब्द ही मिलेगा। एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट की छड़, अब यहाँ पे ध्यान देना हमें, एबोनाइट की छड़ क्या होती है, तो वो ऋणावेशित होती है, क्योंकि आमतौर पे जो भी चीज़ें आप घर्षण करते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या होगा, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, वहाँ पे ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऋणावेशित का मतलब जो बिल्ली का खाल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट में चले जाएंगे, तो भाई इसके पास एक्स्ट्रा हो गए तो इसको दिखाएंगे भाई तुम ऋणावेशित हो गए, इसके पास से निकल गए तो अभी ये क्या दिखाएगा कि तुम धनावेशित हो गए। ठीक,
वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होगा? जब भी आवेश बनता है तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या भाग लेता है अभिक्रिया में? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन, है ना। और पॉजिट्रॉन, फोटॉन वगैरह तो हम लोग बात करते हैं, जैसे प्रकाश तरंगों का एक छोटे से कण होते हैं। प्रोटॉन के बारे में जानते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, है ना। इनकी खोज के बारे में बात करें तो जेम्स चैडविक ने, सॉरी क्या नाम है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ईंट पर नाच याद रखिए आप, ईंट पर नाच, वैसे सभी लोग जानते भी हैं इसको, है ना, बड़ा फेमस है, बचपन से इसको एकेडमिक टाइम से ही इसको ध्यान दिया जाता है। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, और टी से क्या हो जाएगा, जे थॉमसन या टॉमसन, ठीक है। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड। परमाणु मॉडल होता है एक्चुअली, देखिए रदरफोर्ड से कुछ फ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ही रहेगा, और नाभिक, सॉरी न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, है ना, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इन दोनों ने, तीनों ने खोजा था। ईंट पर नाच आप याद रखेंगे। और जैसे जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, तो अरे यार वो परमाणु मॉडल दिए थे ना, लेकिन खोज रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन और परमाणु में फ़र्क है भाई। आप कार में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जाइए। और यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, टाइम थोड़ा आपका कंज्यूम होगा, और आपका कंज्यूम होना ही चाहिए भाई, जब आपको इससे लाभ होगा ही होगा। और इसमें मेरी गारंटी है कि मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको सुनना है ध्यान से, है ना, कंफर्ट तरीके से आप रहें। ऐसा नहीं कि मतलब आप जैसे भी बैठे हों तो बैठे रहिए अच्छे से, है ना, कंफर्टेबल रहिए। लगभग मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास तो जाना ही चाहिए वीडियो को, प्लस ही जाएगा। और उसमें आपका ये जो भी विद्युत धारा से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। और ऐसे वीडियोस आपका मतलब साइंस का जो एक तरीके से चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग MCQs का पूरा गेम बजा डालेंगे, ख़त्म, ठीक है। लेकिन आपको बस सुनना है, याद करवाने की मेरी गारंटी है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है, बिजली गिरेगी, तो मान लीजिए बिजली गिरने वाली है, तो आप क्या करेंगे? बचना है तो आपको। तो देखिए ऐसा है ना, जो हमारी पृथ्वी है वो मतलब सबसे ज़्यादा जो है अर्थिंग का पावर उसी में होता है ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी आवेश, जैसे हम लोगों का अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग का मतलब जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा किसी भी विद्युत परिपथ में, या हमारी जो भी फ्रिज है, कूलर है, उसमें आते हैं, तो हम लोग एक अर्थिंग का फेस, अर्थिंग का लगा होता है, तो वो ज़मीन के अंदर ही हम लोग स्टेबल कराते हैं, क्योंकि ये एकदम से सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सीधी सी बात है, वो ज़मीन पे गिर जाएगी। लेकिन आप क्या करें, आप अपने आप ऊपर ना गिरने दें। आपकी गाड़ी है, आप मतलब जानबूझ के कह दो आ जा भैया मेरे ऊपर गिर जाओ, तो गिरेगी ही। अगर आप अपने आप को बचा लिए तो वो तो ज़मीन पे आ ही रही है, ज़मीन पे गिर जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, है ना। खोलेंगे तो भाई अपना खुद दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। कार के ऊपर बैठ जाएंगे, हाँ ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे कुछ लोग शायद यहाँ पे सी वाले से कंफ्यूज होंगे। नीचे बैठेंगे यदि आप, तो उस कार से भी ज़्यादा जो पृथ्वी है वो आवेश खींचेगी, समझ रहे ना। तो भाई आप तो ऐसे भी और ज़्यादा जो है अनसिक्योर हो गए पृथ्वी पे बैठ के। कार में तब भी बचत हो जाएगी। तो कार का आप खिड़की बंद कर लें, शीशे बंद कर लें, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए तो सीधा एक नियम ही है, रूल ही है। देखिए दो स्थिर आवेशों के बीच जो भी बल लगेगा, उनकी जो भी मात्राएं हैं उनका हम क्या करेंगे, इंटू करा के, वो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब ऐसा होता है, एक ही सिंबल होता है लेकिन एक में अनुक्रमानुपाती और दूसरा इसी से हम व्युत्क्रमानुपात बना लेते हैं। पहले मैं बता दूं ये किसका रूल है, फिर मैं बताऊंगा अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का क्या तात्पर्य है। तो हाँ, तो क्या होता है, इनके बीच की दूरी जो भी होती है उनका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये जो आपका रूल्स हो जाता है,
ये कूलाम बताते हैं भाई साहब, आवेश के मामले में इन्हीं का रोल रहता है। ठीक है, तो ये आपका कूलाम का नियम हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है। देखिए, अनुकर्मानुपाती का सीधा सा मतलब है कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, एक्स अनुकर्मानुपाती वाई, तो ऐसे लिख लीजिए एक्स अनुकर्मानुपाती वाई। यदि आपको लिखना है एक्स व्युत्क्रमानुपाती वाई, तो एक्स सिंबल वही रहेगा, लेकिन अपॉन कर लीजिए तो आप कहेंगे एक्स जो है वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, या वाई जो है एक्स का व्युत्क्रमानुपाती है। समझ रहे ना। और कोई भी कांस्टेंट लेके हम इसको इक्वल कर लेते हैं, कोई भी नहीं, वो आमतौर पे वैज्ञानिक देते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती का आप मतलब समझ गए होंगे, है ना। और समानुपाती तो जानते हो, तो मैथ्स में ही आप देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के बारे में तो हम लोग जान ही लिए थे। और किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच में किसके माध्यम से मापा जाता है, तो उनके बीच में जो विभवांतर होता है ना, जिसे हम कहते हैं वोल्ट। तो अभी हम लोग क्या था, V बराबर I इंटू आर, है ना। तो इस तरीके से देखिए, क्या किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश मतलब विद्युत धारा या धनावेश आप जो भी कह सकते हैं, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो किया गया कार्य मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, आपका प्रतिरोध भी होता है। तो बस आपको याद रखना है, विभवांतर को ही मतलब उसको मापा जाता है, तो विभवांतर ही कहलाता है वो। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब देखिए, इसमें क्या था, एलिमिनेशन से आप कैसे सही कर सकते थे। देखिए, विद्युत प्रतिरोध तो हो ही नहीं सकता, वो तो आ रहा ही है, वो तो सम्मिलित उसमें विद्युत धारा है नहीं, वो भी है। अब विद्युत धारा की प्रबलता नहीं होगी, प्रबलता से हमें कोई मतलब नहीं है, तो विभवांतर ही होता है ना। फार्मूला आपको याद रहेगा तो अगर आसानी से आप ओम के नियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी मदद मिल जाती है साइंस में इन चीज़ों से। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों? क्योंकि भाई उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो। अच्छा देखिए, कुछ लोग जो है कहेंगे अरे उपयुक्त सभी था। नहीं, उपयुक्त सभी है तो इसका मतलब थोड़ी कि हर बार उपयुक्त सभी आपका आंसर करेंगे आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए, उनका गलनांक ऊंचा होता है, उनके परमाणु हल्के होते हैं। यार ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं, सीधी सी बात है ना। लेकिन एक चीज़ है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वही है, बस उसी लिए सुचालक होता है, और कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत का चालकता की क्वालिटी जो है चांदी की होती है ना, Ag की। और फिर लोहा, सॉरी, चांदी के बाद आपका सोना हो जाता है, फिर कॉपर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चांदी सोना तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो इसलिए कॉपर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। लोहा वगैरह सब के सब जो है विद्युत के चालक हैं, सुचालक हैं, लेकिन सर्वोत्तम चालक चांदी ही है ना। और चांदी से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप, जो देखिए जो ताप का अच्छा कंडक्टर होगा, वो अपने आप विद्युत धारा का होगा, है ना। तो ताप और विद्युत धारा का सबसे बेहतर कंडक्टर जो है चालक चांदी है। और अगर हम बात करें सोना के बारे में, ये तो उसमें क्या होता है, वो उसमें तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पाया जाता है। 1 ग्राम में आप लगभग जो है पौने और अरे 2.5 किलोमीटर के आसपास, पौने 2 किलोमीटर के आसपास आप मतलब क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं 1 ग्राम में। तो आप समझ लीजिए, अति चालक लक्षण है। अब अति चालक क्या होता है, अति चालकता का क्या लक्षण है, तो देखिए उच्च पारगम्यता जिसके अंदर होगा वो अति चालक होगा, है ना। सब पारगम्यता ही है, लेकिन उच्च जो होगा वो अति हो जाएगा बस। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, यहाँ पे देखिए अर्धचालक के बारे में पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो है और सेमीकंडक्टर नहीं है। तो देखिए सेलेनियम सेमीकंडक्टर नहीं है आमतौर पे, है ना। और आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और बोरान हो जाता है, पोलोनियम, टेरोलियम। तो ये सब क्या है, और आपके सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है, मतलब अर्धचालक।
और अर्धचालक क्या होते हैं, वो चालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। अब ताप बढ़ाना और कम करना इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है सिलिकॉन का। जितना देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है सेमीकंडक्टर वगैरह का वो होता है। चाइना इसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी है, इसीलिए ज़्यादा वो हीरो बनता रहता है। तो ये समस्या है कि आईटी सेक्टर में जो है भारत थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि हम कोई न कोई मिला दें तो वो सीधी सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बात किया जा रहा था। तो वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। वो सामान्यतः तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते मुक्त अवस्था में, लेकिन विषम परिस्थितियों में जब ताप बढ़ा दिया जाए, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो लोग क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी ताप ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ताप जब बढ़ाएंगे आप, कभी भी आप जब ताप बढ़ाएंगे तो वैद्युत का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा उतना बढ़िया से नहीं जाएगी, लेकिन नम होगा, है, ताप कम होगा तो बहुत तेज़ी से विद्युत धारा जाएगी और चालकता घटेगी। सीधी सी बात है, प्रतिरोध जब बढ़ता है तो चालकता घटती है, समझ रहे ना। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो प्रतिरोध बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो विद्युत धारा, उसकी जो चालकता है वो कम होगी। और वो कब, जब आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। हाँ यही सही है। अगर हम बात करें चांदी और सोने के बाद, इसकी प्रतिरोधकता निम्न, प्रतिरोध, है ना। कोई जा रहा हो सीधे सीधे ऐसे जा रहा है और आप यहाँ खड़े होकर रोक रहे हैं, चलिए भाई इधर इधर धक्का दे रहे हैं आप, तो वही होते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, है ना, जो आपके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में होते हैं, जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। समांतर और श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला देखिए। कोई भी टोटल प्रतिरोध होता है, आपको तो फिगर बना के मिलेगा। तो मान लीजिए आपका क्या निकालना है, श्रेणी क्रम में, तो बस सबको आर आर जोड़ लीजिए, है ना। देखिए कुछ लोग शायद अभी भूल रहे होंगे तो मैं उनका रिवाइज कराई दे रहा हूँ। R1 R2 R3 जितने हो सब जोड़ लीजिए, वो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/, करके होता है, वो भी आप प्रतिरोध ही निकाल रहे होते हैं, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/, ऐसे ही आगे जितना भी हो करते जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध निकल जाता है। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली हम समांतर और श्रेणी क्रम में कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं और यहाँ पे आपका ऐसे प्रतिरोध है और ऐसे गया, इस टाइप का आपका मिलेगा ना। थोड़ा सा ठीक नहीं बन पाया, चलिए मान लीजिए एक यहाँ है, अब यहाँ पे और बनाना तो और बना लीजिए। और कभी कभार मान लीजिए ऐसा नहीं हो, कुछ और भी होता है। तो अब देखिए मैं बताऊं, ये वाले जो हैं जो एक दूसरे के समांतर है, कहने में भी तो आप अगर मैथ्स में आप ध्यान दें तो समांतर का मतलब सीधी सी बात है, सीरीज में नहीं है। तो ये देखिए ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, है ना। तो जब समांतर हैं भाई तो क्या होगा, तो हम समांतर वाला ही तो फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो इनको पहले हम इनको निकाल लेते हैं। जब इनको निकाल लेंगे तो पहला और एक ये हो गया, ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। फिर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले आप समांतर क्रम वाला सॉल्व करते हैं, फिर आप श्रेणी क्रम वाला सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 ही हो गए, है ना। 3 हो गए, मान लीजिए आमतौर पे 3 ही ज़्यादा देता है, तो 3 हो गए। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे, 1/3 + 1/3 और +1/3 सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, है ना। तो यहाँ वाला प्रतिरोध क्या हो गया हमारा, 1। तो अब सीरीज में जोड़ेंगे तो R1 + R2 + R3, तो 2 1 3 3 6, कितना हो जाएगा हमारा, 6। तो आप समझ पाए होंगे कि एक ही तार पे बनता हुआ चले जाए, है ना, और वो चलता जाए तो वो श्रेणी क्रम है। लेकिन एक ही जगह से धारा जैसे फूटे और 2 3 4 ब्रांच में टूट जाए और समांतर ऐसे बनते हुए फिर वापस ऐसे आ जाए, तो वो हो जाता है आपका समांतर क्रम, ठीक है। समझ रहे हैं इतना तो आप लोग।
है ना, समझ गए हैं। तो हमारे यहाँ घरेलू परिपथ में भी हम लोग समांतर क्रम में ही रखते हैं, सीरीज में रखते हैं। जैसे सीरीज में कभी कभार क्या होता है ना, एक ही तार ले जाते हैं और उसमें आप दो दो तीन तीन बल्ब कर देते हैं, तो एक दो ठीक से नहीं जलेगा, एक जलेगा, है ना, लास्ट वाला बढ़िया जलेगा, लेकिन उससे पहले वाले जो होंगे वो बढ़िया नहीं जलेंगे, है ना। तो वो होता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में लोग कर लेते हैं आमतौर पर जब ज़्यादा, अब तो नहीं, पहले ज़माने में ऐसा होता था। तो अब सब समांतर क्रम में ही घर में होती हैं चीज़ें। तो ये तो हो गया आपका प्रतिरोधकता, उसकी क्या होती है, कम होती है, शून्य नहीं होती है, कम होती है। आगे बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है, मोल में, मोल तो मोल कैसे हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा के मात्रक को हम लोग मोल या उसकी मोलरता हो जाती है ना, तो मोल, फिर उसको निकालते हैं मोलरता, फार्मूले से केमिस्ट्री में होता है। तो क्या होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है। देखिए केल्विन तापमान का है, कैंडेला ज्योति फ्लक्स का आप जानते हैं, तीव्रता हम जानते हैं, तो बचा एम्पियर। तो जब बचा एम्पियर तो आंसर भी क्या होगा, एम्पियर, है ना। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, वे हों, वो किस तरीके से हों कि उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, है ना। तो वो लोग देखिए समान आवेश पर हो कोई बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पे समान आवेश में आप शायद कंफ्यूज हो, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, जब आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है ना, जो जुड़ी हुई हों आवेशित वस्तु हों, तो समान आवेश हो तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ से वो आगे अपनी एक दूसरे की तरफ, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब समान विभव होगा, और विभव मैंने कहा था कि क्या है, धारा और रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल की वैल्यू होगी, तो वो ये मुखिया है। आवेश तो एक छोटी बात हो गई, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसकी वजह से नहीं होता है, समान विभव हो तो नहीं, है ना। और जैसे होता है लाल, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से आप जोड़ते हैं, है ना, तार तो लाल पीला कोई भी लगाइए, कोई मतलब नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है ना, प्रत्यावर्ती धारा जैसे AC/DC आप सुने होंगे, तो वो किसके द्वारा बदला जाता है, तो क्या होता है भाई, रेक्टिफायर होता है ना। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो AC से AC में ही रखता है, लेकिन उसके जो है वैल्यू को कम ज़्यादा करता है, उपचयन अपचयन करता है, समझ रहे ना। कौन, ट्रांसफार्मर, वो AC से AC में ही रखता है, लेकिन रेक्टिफायर क्या करता है, ये और AC से DC में कन्वर्ट करता है। अब मोटर तो हम लोग जानते हैं, विद्युत मोटर क्या करता है भाई, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और फिल्टर तो मतलब कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंकर्पित संपर्कित कर दिया जाता है, तो संपर्क में ला दिया जाता है। कारण क्या है, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो वो क्या करता है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो हानिकारक हों, उनको क्या करता है, ज़मीन के अंदर न्यूट्रल कर देता है, ख़त्म कर देता है एक तरीके से, है ना। तो क्या हो जाएगा, लघु पतन हो जाए, यदि लघु पतन हो जाए, कुछ बीच से स्पार्क होने लगे, तो धारा को क्या करेगा, वो भूमि में पहुंचा देगा, ज़मीन में, ठीक है। स्पार्क होने लगे, कहीं से अर्थिंग आने लगे, अर्थिंग आमतौर पे नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है, देखिए वही आ गया बात, है ना। अर्थ क्या होता है भाई, खर्च को कम करने के लिए नहीं, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। 3 फेज में काम नहीं करते भाई साहब, वो लगाए जाते हैं, उन्हीं की सेफ्टी के लिए होता है, तो कोई मतलब नहीं, तो सेफ्टी के लिए ही है, सुरक्षा के लिए। देखिए किस में आया है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श जो वोल्ट मीटर होगा उसकी जो प्रतिरोधकता होगी, रेजिस्टेंस होगा, वो असीमित होगा। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को बीजी योग कहते हैं। अब देखिए किसी परिपथ में जो एक बिंदु पर मिलने वाली जो धाराएं हैं, है ना, तो वो कैसी होती हैं भाई, तो आपका आमतौर पे वो ज़ीरो होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोई एक ही बिंदु पर मिलने वाली जो भी धाराएं होती हैं उनका बीजी योग हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, साइंस है, लेकिन हमें सीखना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मज़ा है।
अब आगे देखिए, अब सवाल आना शुरू हो गया। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है ना, आर, और इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा पूछ रहा है, तो धारा कैसे बताएंगे। अभी हम लोग फार्मूला क्या था हमारे पास, ओम का नियम, V बराबर I इंटू आर। तो वोल्ट दे रखा है 110 और प्रतिरोध है 440, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम आई निकाल पाएंगे, 0 0 डिवाइड हो गया, यहाँ 4 और 1 और दशमलव में 4 से भाग करेंगे 0.25 आ जाएगा, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। फार्मूला यही लगाएंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो जोड़ने घटाने वाला आप लोग कर ही लेंगे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये तो बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे, ओम है ना। ओम क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, कूलाम आवेश का होता है ना। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस में लगे होते हैं, तो अभी मैं बात कर रहा था समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो आमतौर पे सभी के सभी समांतर क्रम में लगे होते हैं। और तो बस यही, और क्या। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसने बोला था, है ना। यह किसका नियम था, तो भाई ओम का ही तो नियम है, बार बार वही बात हो रही है, ओम का ही तो नियम है, ठीक। ये हालांकि ये डेकोरेटेड है इसलिए। अब इसकी परिभाषा कह रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो आया है समानुपात को हटाने के लिए, तो ओम का नियम है। यदि किसी तार के त्रिज्या आदि, हाँ, किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए, जब त्रिज्या कम करेंगे, समझ रहे ना, तो यहाँ पे देखिए उसका क्या है, वो इसको आप चाहें तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है, 16 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध जो होता है। एक्चुअली ऐसे 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिरोध ही पूछा है, तो आर है, तो आर का ऐसे भी 16 गुना हो जाएगा, है ना, इस तरीके से होता है। तो बस डायरेक्ट आप इसको याद रख लीजिए यहाँ पे काम चलाने के लिए, कि किसी तार की त्रिज्या जो होती है, जब उसे हम आधा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आप समझा दूँ यहाँ पे, यहाँ से इसको बस याद कर लीजिए आप। देखिए क्या होता है, कभी घर में जब वायरिंग वगैरह कराते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं, चूँकि हम लोग ज़्यादा जानते हैं नहीं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार शायद जब पतला तार रखेंगे तो विद्युत धारा कम खर्च होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना ज़्यादा आप मोटा तार रखेंगे, समझ रहे ना, मोटा जितना तार होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम लगेगा। और लंबाई जितनी भी ज़्यादा बढ़ती जाती है ना, लंबाई ऐसे मान लीजिए कुछ भी है, तो लंबाई से छोड़िए, पहले इसकी हम अगर मोटाई से बात करें तो जितना ज़्यादा मोटा तार रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध लगेगा। आप पतला तार लगाएंगे, और पतले तार सस्ते भी आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये याद रखेंगे। तो मोटे, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि यार मोटा तार रखेंगे तो ज़्यादा बिजली खर्च होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता, ओम का नियम धारा और वोल्ट दोनों को एक साथ कहता है भाई। आप जो है, चूँकि प्रतिरोध सिर्फ प्रतिरोध तो कहता नहीं है, केवल वोल्ट कहता नहीं है, केवल धारा कहता नहीं है, अगर दोनों यहाँ पे है तो इन दोनों के बारे में बात होती है। आर तो जो है अनुपात हटाने के लिए आता है ना, ठीक है, क्योंकि ये धारा और वोल्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर तो रेजिस्टेंस जब लाया जाता है तो बराबर कर लिया जाता है अनुपात वाले चिन्ह को हटा के। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या हो जाती है, तो ओम मीटर है, सीधी सी बात है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। इसको याद रखिए, इतना जो है आसान भी नहीं है, क्योंकि ये गड़बड़ करा लेता है। आप ओम प्रति मीटर कर लेंगे जल्दबाजी में, ओम मीटर, क्योंकि कितने मीटर में ओम या उसमें जो है प्रतिरोध लग रहा है वो हम निकाल पाते हैं। एसआई मात्रक उसका ये हो जाता है। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर इसकी लंबाई 2L कर दी गई, मतलब दोगुना कर दिया गया। अब तार का प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, तो देखिए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जब लंबाई बढ़ा रहे हो तो भाई उसका प्रतिरोध भी क्या है, वो बढ़ेगा, दोगुना कर दिए तो दोगुना हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे याद रखना है, इतना जरूर याद रखिएगा, पहले का दोगुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है,
तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कैसा होता है? अमोनिया क्लोराइड का होता है। गंधक अम्ल, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह तो ऐसे भी अननेसेसरी है। हाँ, ये था सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह आता तो आप एकदम से कंफ्यूज होते ही, तब ऑप्शन ऐसा नहीं देता वो। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है तो यही आपका विद्युत अपघट्य के रूप में काम करेगा। मैच कराना है भाई, देखते हैं क्या है। ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये जिंक का बर्तन जो होता है, जैसे मान लीजिए शुष्क सेल की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे धनावेश से विद्युत ऐसा दे रखा है तो सेल है उसमें, तो जो ऋण इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक का बर्तन जो होता है वो होगा। धन इलेक्ट्रोड कार्बन का क्षण होता है, धनावेश कार्बन होता ही है। और इलेक्ट्राइट विध्रुवक विध्रुवक जो हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड ही होगा। और इलेक्ट्रोलाइट आपका अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसलिए आसान हो जा रहा है, पेस्ट है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे ऋणावेशित उत्पन्न करेगा। ठीक है, और ये तो उसके मुख्य मतलब जहाँ से हम चीज़ों को आगे अग्रसित करते हैं। तो ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन हो जाएगा और धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़ होती है जो पत्ती वाली डंडी होती है, जो भी हो इसमें आप मैच कर लीजिएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। तो ये पूछ लिया जाता है कि वाहनों में कौन सा हम अम्ल मिलाते हैं, वाहनों की बैटरियों में कौन सा अम्ल हम इस्तेमाल में लाते हैं? तो सांद्र वाला, यानी गाढ़ा, सांद्र मतलब गाढ़ापन, तनु मतलब जो हल्का हो, तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ना, H2SO4 का इस्तेमाल कर लिया जाता है। गाढ़ा ही इस्तेमाल करते हैं वाहनों में, वाहनों की बैटरियों में। शुष्क सेल क्या है? तो देखिए शुष्क सेल जो है प्राइमरी सेल है, सीधी सी बात है। सेल दो प्रकार के होते हैं, तृतीयक सेल नहीं होता है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब वो होता है ऐसे सेल जिनको आप जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं और फिर दोबारा उनको जो है आप आवेशित नहीं कर सकते या उन्हें चार्ज नहीं कर सकते, है ना। तो वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे पहले अब भी आता है लेकिन इतना ज़्यादा अब इस्तेमाल नहीं रह गया है, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था, जैसे रेडियो वगैरह चलते थे, ट्रांजिस्टर और टॉर्च होती थी, तो उनमें सेल लगाया जाता था, है ना। एवरेडी, निप्पो ऐसे बड़े बड़े सेल होते थे। तो वो क्या थे, रासायनिक उसमें रासायनिक ऊर्जा थी और वो चलते रहते थे, कुछ समय चलते थे, उसके बाद क्या हो जाते थे, डाउन हो जाते थे, तो उनको फेंक दिया जाता था और वापस फिर नया खरीद के डालते थे। तो वो क्या थे, वो प्राइमरी सेल थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सब के सब जो भी आते हैं होते हैं उनमें भी सेल है, लेकिन जब डाउन हो जाए तो फिर से चार्ज कर लीजिए, तो वो सेकेंडरी सेल होते हैं। तो बस प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में यही मतलब है। आज भी इस्तेमाल करते हैं प्राथमिक सेल में, जैसे घड़ी में जो लगाया जाता है ना। और अभी भी टॉर्च वगैरह चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है। तो शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल ही होगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की, देखिए जब जिंक चढ़ाते हैं लोहे पर तो वो हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब, इसको याद करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है ना। किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है, लेकिन वो विद्युत धारा के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जो गैल्वेनाइजेशन है उसमें क्या करते हैं, जिंक को खूब एकदम से मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे, है ना। जिंक को, जेडन जो है उसको खूब बढ़िया से पिघलाएंगे और फिर उसमें लोहा डुबा के निकाल लेंगे, तो ऊपर एक लेयर जम जाएगी और वो जो लेयर होगी वो जिंक की होगी, तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऐसी और भी चीज़ों में होता है, तो ये प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन का। आगे कह रहा, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भैया नियम है तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं कि हम आपको इसमें लॉजिक कुछ बताएं कि ये भाई किसका है कैसे। तो ये फैराडे का, ये सीधी सी बात है, माइकल फैराडे कहते हैं। और विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो है संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इनमें दो ही चीज़ें होती हैं इनके में, है ना। आवेश होता है, ठीक है, और I/R वाला माहौल जानते होंगे, और सॉरी वो तो उसमें हो जाएगा।
एक रूल होता है जिसमें, और जैसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम आप देखे होंगे, तो उसी हिसाब से इसको भी दर्शाया जाता है। तो फिलहाल इसको आप रट सकते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो माइकल फैराडे का ये प्रथम नियम है। बाकी ये तो फर्जी कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं सब, ठीक है। चाहे सब फैराडे का ही है। तो अभी देखिए, मैं तो नीचे देख ही नहीं रहा था कि और कोई है। तो देखिए यहाँ पे फैराडे का है, तो ये प्रथम नियम, और बाकी और कोई नियम नहीं होता, 3 नहीं होता, सेकंड होते हैं, 2 ही नियम है इनके। ये तीसरा नियम नहीं, तीसरा चौथा कि आपको देते रहे कि हाँ आप करते रहो। तो देखिए दूसरा नियम क्या हो जाता है। अच्छा, ये जो है सीधा सा मतलब है, धारा की जो मात्रा होती है उसके आवेश के बराबर होती है। प्रथम का यही सीधा कॉन्सेप्ट है, मात्रा इज इक्वल टू आवेश, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। और दूसरा भी रूल इनका जान लीजिए, सॉरी ये तो तीसरा जगह, दूसरे में क्या हो जाता है, पदार्थ जो भी होता है, तो जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ हम कहें, वो रासायनिक तुल्यांक का समानुपाती होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है, छोड़िए उसको, कोई मतलब नहीं है। हालांकि इतना ज़्यादा, लेकिन पूछ तो लिया था पहला वाला रूल। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी एक कंडीशन दिए पहले, उसके बाद इन्होंने रूल दिया है, और ये भी रूल ही है। तो ये भाई साहब ओम का नियम है। किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई हम उसमें, यानी कि हम कहते तो सामान्य ताप पर आप कह सकते हैं, सामान्य ताप दाब, भौतिक अवस्था का मतलब ताप और दाब, भौतिक अवस्थाएं समझ रहे ना, जिसमें फिजिकल मतलब ताप और दाब को हम आमतौर पे समान रखें, तो उसमें चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे पहले बार बार हम लोग यही देख रहे थे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वी अनुक्रमानुपाती आई, यही ये इनका रूल है, ओम का नियम। और जिनको हम लोग बाद में और डेकोरेट करके वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो ये हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो माइकल फैराडे का जो रूल है तो वो विद्युत अपघटन से है भाई, और कोई तो विच्छेदन से नहीं होगा, गैसो दाब से कोई मतलब ही नहीं है। विद्युत अपघटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है। फ्यूज तार का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, जो भी ज़्यादा बिजली जा रही होती है उसको हम लोग रोकते हैं, सीधी सी बात है ना। और फ्यूज तार किससे बनाते हैं, टिन और लेड से, है ना। एस एन प्लस पी बी, जो भी हमारा फ्यूज़ होता है एस एन प्लस पी बी से मिला के बनाते हैं, है ना। शीशा और टिन को मिला के और फ्यूज़ तार बनाते हैं या फ्यूज़ बनाते हैं। तो वो क्या करता है, ज़्यादा जब जो विद्युत धारा जा रही होती है तो विद्युत परपथ को वो हानि से रोक देता है, तो तोड़ देता है, बीच में वो पिघल जाता है, तो विद्युत धारा जाना बंद हो जाती है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, बी, अत्यधिक धारा प्रवाहित को के समय विद्युत परिपथ को तोड़ देना, है ना। नहीं बिजली जा रही है, किसी को करंट लगा हुआ है, तो इसलिए उसको लगाया जाता है। आपके इन्वर्टर में भी होते हैं और बाकी सभी घरों में आजकल अमीटर में लगाया जाता है। अमीटर मतलब जो मीटर होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त तो सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, गलनांक कम हो। प्रतिरोध विशिष्ट घनत्व तो इससे कोई मतलब नहीं है। गलनांक मतलब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा और जाने से पहले मतलब वो गल जाए, है ना, पिघल जाए, तो गलनांक कम होगा तभी तो इसीलिए क्या है, टिन और आपका शीशा मिलाया जाता है। हालांकि कांच जो है एक्चुअली क्या होता है, कुचालक है, लेकिन वहाँ पे वो कंडक्टर का काम करेगा, उसका परसेंटेज भी कम होता है, कम अनुपात में मिलाया जाता है। एक फ्यूज़ की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। फ्यूज़ तार क्या होता है भाई, उसका जो है प्रतिरोध उच्च तथा उच्च गलनांक तो निम्न है तो सभी जानते हैं। तो और कोई सिचुएशन हमें ऐसे भी न्यूनतम गलनांक यहाँ भी दिया फिलहाल। हाँ, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, तो प्रतिरोध कम नहीं होगा, इसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है ना। प्रतिरोध
और ज़्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या मिला लिए थे, कांच, जो क्या था एक्चुअली कुचालक था, और आपका टिन तो सुचालक था। तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, हाई हो गया, और गलनांक क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये लक्षण है फ्यूज तार के। बिजली सप्लाई के मेंस होता है कि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मेन स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है और इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गलनांक का ही कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है। गलनांक क्या होता है, कम होता है, बस। वो भी फ्यूज ही है, तो सीधी सी बात, जब फ्यूज है तो गलनांक कम होगा। देखिए आरआरबी में पूछा था, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग होता है। विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग क्या करते हैं, संचरण में विद्युत ऊर्जा खर्च कम करने के लिए, कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, वोल्टेज से कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूज का हमें मतलब बचाना है। तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, यही करेक्ट आंसर है, जो पहले भी आया था, थोड़े थोड़े शब्द बदल दे रहा है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, देखिए फ्यूज का सिद्धांत क्या है, गल जाता है तो उसमें प्रभाव है, और कोई मतलब ही नहीं है। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव है, जब ज़्यादा विद्युत धारा जाने लगती है तो वो हीट हो जाता है। वह हमेशा हीट ही होता है, कोई भी विद्युत धारा जब जाएगी तो एनर्जी उसमें रहती है। तो ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव होगा तो वो गल जाएगा। तो उसमें क्या है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण मतलब फ्यूज काम करता है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज बनाई जाती है तो किससे, टिन से और लेड के मिश्र धातु से, जो पहले से भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्न में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो देखिए, पतला तार होना चाहिए। देखिए इसमें मोटा तार, कम लंबाई, अधिक लंबाई, कम लंबाई होगा, निम्न गलनांक कम, और मिश्र धातु तो है ही है, और तार भी पतला हो। तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। छोटा भी हो, तार पतला भी हो, और जब तार पतला रहेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा ना, और जब पतला रहेगा तो एक चीज़ ये भी है कि गलने में जो है टाइम नहीं लगाएगा, तो गलनांक भी उच्च हो जाएगा इसी बहाने। ओ सॉरी, निम्न हो जाएगा, उच्च तो ज़्यादा मोटा रहेगा तब होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से, क्या है, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्न में से कौन से गुण का होना आवश्यक है? तो कम लंबाई वाला तार, पतला तार, और गलनांक तो हम लोग पहले से जानते हैं, कम होना चाहिए ही चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ये तो कक्षा 10 में पहले कोर्स में होता था खूब बढ़िया से, पता नहीं अब है कि नहीं। तो उसमें टंगस्टन का होता है ना, फिलामेंट जो होता है, ऐसे बल्ब होता है ना, एडिसन का बल्ब बना दिए, घड़ा पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए टंगस्टन कहाँ होता है, नाइक्रोम कहाँ होता है, ये ध्यान देना है। ऐसे आता है, और ये होता है नाइक्रोम, और ये आपका ये है टंगस्टन, ये फिलामेंट है, यही टंगस्टन है, यही फिलामेंट है, ठीक है, जो गोल गोल घूम रहा है। ये बाद में कट जाता है, इसका जो गलनांक है बहुत हाई है, लगभग 34 या 32 डिग्री सेल्सियस तक, 100 बोल रहा हूँ मैं, अरे ये 3400 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये याद रखेंगे, 3500 के आसपास डिग्री सेल्सियस में इसका गलनांक होता है टंगस्टन का, ठीक है। बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ क्यों आती है? तो वो निर्वात होता है, अचानक से तेज़ हवा जाने लगती है। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करती है, यही है। आगे कुछ विस्फोटक गैस, फिलामेंट वायु की क्रिया, अंदर गैस अचानक प्रसारित, नहीं है ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ये निर्वात में बोला है तो ये ज़्यादा बेहतर हो गया है, ठीक है, क्योंकि निर्वात होता है या उसमें आर्गन वगैरह जैसे कुछ ऐसी गैसें डाल दी जाती हैं जो अक्रिय होती हैं। और ट्यूबलाइट वगैरह हम तो जानते हैं, पारे का वाष्प भरा जाता है। बल्ब को तोड़ने पर, अच्छा तेज़ आवाज़ हो गई है, क्योंकि निर्वात होता है और तेज़ी से हवा एकदम से अंदर घुसना शुरू कर देती है तो आवाज़ आती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो क्योंकि जो है टंगस्टन में कोई रिएक्शन ना हो, तो टंगस्टन का तंतु उपचयन को रोकने के लिए, है ना।
उपचयन होने लगे, उपचयन का मतलब घटना, उपचयन अपचयन जो भी आप कह सकते हैं, उसको रोकने के लिए। और कुछ पढ़ना ही नहीं आगे ऑप्शन। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट की बात हो रही है। उसकी रोशनी देने की सतह बढ़ी है। बोल्ट की घट बढ़ बोल्टता की घटना बढ़ना जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरीके से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित। हाँ, ये बात है। जितनी एनर्जी आती है लगभग पूरी एनर्जी को वो लाइट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब प्रकाश में, है ना, विद्युत ऊर्जा को। और जैसे बल्ब वगैरह है तो वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा में खर्च हो जाता है उसका ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना, क्योंकि वो गर्म होता है फिलामेंट। अरे कहाँ चले आए, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, सवाल आ गए तो यहीं कहीं होंगे हम लोग। नाइक्रोम का हीटिंग, बिजली बल्ब मुकाबले में फ्लू से, हाँ ये ठीक है, यही तो बात हो रही थी। तो क्या होता है, ये लगभग लगभग पूरी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, जो आजकल के जितने भी जैसे आपका ट्यूबलाइट है, अब तो एलईडी हो गई है, तो ये तो एकदम से अलग ही माहौल हो गया है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है। क्यों क्यों होता है टंगस्टन का? क्योंकि इसका जो है गलनांक बहुत हाई है, उच्च गलनांक, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ है भी नहीं। ठीक है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में, नाइक्रोम का तार अच्छा, वो नाइक्रोम जो होता है जैसे विद्युत प्रेस हो, हीटर हो, उसमें हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्या कह रहा है, इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं देता है। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20C इसमें आंसर है भी। शायद मैं वहाँ नाइक्रोम बोल दिया था गड़बड़ से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, फिलामेंट वाले पे जगह पे। चलिए आगे। नाइक्रोम किस में इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम के तार ये आपके इस्तेमाल किए जाते हैं विद्युत जो प्रेस होता है, हीटर होता है ना, इन सब में। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है? तो काफ़ी मेजर भाग ले जाता है प्रकाश ऊर्जा में, तो 60 से 70% जो है और इलेक्ट्रिसिटी को वो लाइट में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ट्यूबलाइट। तो 60 से 70%। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे सवाल आते हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी? देखिए, यूनिट हम निकालते हैं कभी भी, तो यूनिट निकालने का सीधा एक ही तरीका है, जितने जितने वाट के जो भी हों आपके पास युक्तियाँ, है ना, जितने हों वो, उन सबको आप क्या कर लें और जोड़ लें। जोड़ने का मतलब, मान लीजिए अलग अलग अगर देने लगे, वो बल्ब दे रहा है, पंखा दे रहा है, तो सब वाट वाट करिए, गुणे कितने घंटा चल रहा है वो, है ना, गुणे कितने दिन चल रहा है ना, कितने दिनों तक चल रहा है, तो वो सब करके बटे 1000 आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, यूनिट निकल जाता है, और इस तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कितना वाट उसका खर्च हो रहा है खपत, और कितना घंटा कितने दिनों तक, है ना, बस सबका गुणा करा लीजिए, बस बटे 1000 कर लेंगे तो हमारा यूनिट आएगा, और उसमें कुछ पैसा निकालना हो कि कितना खर्च कर लिया आपने, पैसे कितने आपको देने हैं, तो आप पैसे से वो यूनिट में गुणा करा लीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, क्या बोल रहा है पहले इसको देख लिया जाए। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन है और 10 घंटे, तो भाई 100 गुणे 10 घंटा और एक दिन बटे 1000, ये हमारा आएगा यूनिट। 1000 से 1000 कट ही गया, बचा एक, तो ये एक यूनिट होगा। और ये पूछा ये, तो 1 यूनिट करेक्ट आंसर। कितना रुपया है रेट देता, तो रेट से हम गुणा करा लेते हैं ना, कि 5 रुपये, 5.5 रुपये जो भी चल रहा है, 3 रुपये, 6 रुपये जो भी हो।
अब फिर से ये भी सवाल है, इसको तो मैं अब लिखूंगा नहीं, आप तुरंत कर लेंगे। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट। देखिए वो आ ही गया, 5 रुपये प्रति यूनिट। तो देखिए क्या है, 1000 से 1000 वाट गुणे घंटा, और दिनों की संख्या है नहीं, एक ही दिन है, तो 1000 से 1000 कट गया, एक आ गया, एक 5 एक कम 5, 5 रुपया आ गया। समझ रहे ना फिर से मैं क्या किया हूँ, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 में रखना है और गुणे रेट सॉल्व करके 1000 का एक, तो 5 एकम 5 रुपया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो देखिए किलोवाट घंटा पहले भी एक बार शायद आ चुका है ना। किलोवाट घंटा निकालते हैं, विद्युत ऊर्जा का जो होता है हमारा, किलोवाट घंटा में इसको मापा जाता है, ठीक है, किलोवाट घंटा में। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो बिजली का जो खपत बिल किसके मापन पर, किस, तो पूरा देखिए ऐसा वोल्टेज ओम ऐसा कुछ नहीं, एक साथ सीधा इसको हम वाटेज में माप लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं तो हमारा वाटेज ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कह रहा है कि बिजली के हाँ बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो देखिए आपका वोल्टेज ओम एम्पियर ये सब अलग अलग युक्तियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो कितना वाटेज, वाटेज मतलब वाट। अच्छा ये देखिए कूट भी दिया है, तो फिलहाल वाटेज है तो इस एक ही आंसर होगा, ठीक। फिर से देखिए सवाल आ गया, विद्युत बल्ब को 100 वाट का है और एक दिन में 10 घंटे जलता है, 30 दिन तक जलता है, कितने यूनिट व्यय होगा। तो भैया सीधी सी बात है, 1000 से 1000 में भाग करेंगे, मतलब 3 जीरो काट लीजिए, बचा 30 दिन, तो 30 दिन मतलब 30 यूनिट। और फार्मूला तो आप जान देखिए CDS में पूछा है 2019 में। तो नॉर्मल सवाल ऐसे ही होते हैं, बस एक बार ये कि आपका रिवीजन हो जाए। अब रिवीजन हो गया तो आप कभी भी आप बेंजामिन फ्रैंकलिन आ गए भाई साहब, तड़ित चालक। इसका आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ग्राहम बेल तो जानते हैं, है ना, टेलीफोन वगैरह आप जानते हैं। और आइंस्टाइन को तो कौन नहीं जानता है ना। E = mc²। आज तक जो है उसके बारे में दुनिया जो है परेशान रहती है कि क्या क्या आ गया। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, और तांबे के ही बनाए जाएंगे, क्योंकि हम उसमें अच्छा कंडक्टर हमें चाहिए। चांदी सोना तो नहीं बना देंगे, नहीं तो पता चला छत के ऊपर रखा है, कोई आ गया आराम से उसको कटिंग से आराम से बैठ के वो आरी से काट के लेके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तांबे का बनाया जाता है तड़ित चालक, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। और वो सीधा भूमिगत हो जाता है ना, ग्राउंड हो जाता है। कथन निष्कर्ष आ गया भाई। और तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, सही बात है। कारण क्या है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, बिल्कुल सत्य है। तो ये और दोनों सत्य हैं, आर्य का सही कारण भी है, ठीक है। पहला ही सही हो गया, UPPSC में पूछा था। उसके बाद बात करते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट, वो चमकने लगता है। अच्छा, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। ये लॉजिकल सवाल दिया है, इसका कारण क्या है। तो तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, नहीं, धारा तो सेम होती है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है, ऐसा नहीं, प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसका। तो तंतु का प्रतिरोध अधिक होता है, करेक्ट आंसर यही है, तार के सापेक्ष, क्योंकि वो पतला भी होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तभी वहाँ पे क्या होता है, स्पार्क होना शुरू होता है और वो जलना दिखने लगता है। अगर उसका गलनांक हाई ना हो तो पिघल जाए तुरंत। निम्न धातुओं में कौन से एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, क्या है, मंद चालक नहीं है। तो देखिए मंद चालक मतलब ये जो कम चालक हो, सेमी कंडक्टर वाला माहौल, तो ब्रोमीन इसमें नहीं है। बहुत ये घुमाया है वो सवाल है। शुष्क सेल बैटरी में किन का विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। तो किसका इस्तेमाल हम आमतौर पर कर लेते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड की। ये पहले भी आ चुका है, जिंक क्लोराइड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, UPSC में पूछा था 2009 में।
सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट, है ना, प्रदीप्त मतलब जो अपनी खुद एनर्जी उत्पन्न करे, प्रदीप्त होता है। और निम्न में से कौन सा अंकित है? क्या होगा फटाफट देखिए। हाँ देखिए, तुरंत काफ़ी लोग जो है यहाँ पे गलत हो गए। 220 वोल्ट नहीं भाई, केल्विन पूछ रहा है, तापमान। प्रदीप्त यूट्यूब ट्यूबलाइट की बात कर रहा है। 220 वोल्टेज होता है वो अलग बात है ना, 220 240। यहाँ पे तापमान पूछ रखा है, तो तापमान हमारा क्या हो जाएगा, 6500 यानी कि 6500 केल्विन। ठीक है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ दिया जाता है तो वे कैसे हो जाते हैं? देखिए, क्रमवार जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, है ना, तो वो हम क्या कर लेते हैं, उसको सीरीज कहते हैं भाई, श्रेणी क्रम में। इससे पहले हम लोग समझ लिए थे कि क्या कहानी होती है सीरीज का और समांतर वालों का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करना है तो एल्यूमिनियम, तांबा से कोई मतलब नहीं, यूरेनियम। दिमाग लगाए देखिए, यूरेनियम जो है, यूरेनियम से क्या होता है, विखंडन, यानी कि जो आपका नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम का जो आपका अयस्क होता है थोरियम, है ना, उससे निकाला जाता है। और इसके पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम बनाते हैं यूरेनियम से, समस्थानिक होते हैं उसके एक्चुअली। देखिए, इसका जो यूरेनियम की बात कर लें तो 92 हो जाता है परमाणु क्रमांक, लेकिन इसके जो भार हैं अलग अलग हैं, इसीलिए हम समस्थानिक कहते हैं कि स्थान है लेकिन भार अलग अलग हैं। जैसे 235, है ना, हालांकि लगभग दोगुना होता है, थोड़ा प्लस होने लगता है, वो अलग बात है। 235, 36, 35, 37, 38 ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, 38 और 35। तो 38 इसमें आमतौर पे इस्तेमाल में लाया जाता है, जो पहले स्टेज में होता है। 35 उसका प्योर वाला फॉर्म होता है। तो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं हम बिजली बनाने के लिए। बाकी ताप वालों में क्या होता है, कोयला वगैरह जलाते हैं, है ना, जो भी ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, नरोरा हो या कल्पक्कम हो, जो भी हो, कुडनकुलम, इसमें तो जीएस के पोर्शन में आप उसको देखेंगे कि कहाँ कौन सा विद्युत संयंत्र है ना, ताप वाला। माइका क्या है? माइका जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। तो बस इसका आंसर आपका यही हो गया, माइका, बस सीधी सी बात है, दोनों का कुचालक है। भौतिक, देखिए, ऊष्मा का जो कुचालक होता है वो अपने आप विद्युत धारा का भी कुचालक हो जाता है। आगे भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो, इसको आगे क्योंकि ये रूल है भाई, इसको अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। हाँ, भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 हो जाता है ना। तो 1/4 हो गया था, तभी हमारा क्या हो गया था, उस बार 16 आया था, 16 गुना। ये फिर से कूलाम का ही नियम, लेकिन इस कूलाम के नियम में यही बात है कि जब दूरियां क्या हो रही हैं, दोगुनी हो रही, तो 2 4 4 4 दूनी 4 चौको 16, तो कूलाम का नियम ये याद रखेंगे। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, दोगुनी हो रही हैं, तो उनके बीच जो बल है उनके पूर्व मान से क्या हो जाता है, 1/4 तक कम हो जाता है। यहाँ पे कम हो रहा है, और बढ़ कब रहा था, जब ये दूरी कम होगी तो वो बढ़ेगा, तभी 4 चौको 16 हुआ था, क्योंकि दोनों स्टेज में क्या हो, 1/4 वहाँ पे बढ़ता, और यहाँ पे क्या हो रहा, दूरी बढ़ रही, तो इसका जो पहले का मान है वो कम होने लगेगा। कूलाम का नियम है। एम्पियर क्या मापता है भाई, तो सभी जानते हैं, विद्युत धारा मापेगा। कहाँ है, हाँ ये है। वोल्ट, है ना, विभवांतर मापते हैं। प्रतिरोध तो ओम से प्रतिरोध मापते हैं। पावर मतलब शक्ति को वाट में मापते हैं ना। और आमतौर पे अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, ज़्यादा पूछता है, तो 746 वाट जो है क्या होता है, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, हॉर्स पावर है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वहाँ से बिजली हम कहाँ बनाएंगे? बिजली बनाने का एक ही तरीका है, सौर सेल, है ना। डायनमो वगैरह थोड़ी लगाते हैं। डायनमो क्या करता है, देखिए, पाइल जो होते हैं वो आमतौर पे जब ताप विद्युत संयंत्र होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो डायनमो होता है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, यानी कि बिजली से पानी से जब बिजली बनाई जाती है ना, बड़े बड़े डैम बना लिए जाते हैं और वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और फिर पानी को तेज़ी से छोड़ा जाता है, यानी कि वो पानी गिरता है टरबाइन पे, और टरबाइन क्या घुमाता है, डायनमो को। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगेन, डायनमो क्या करता है,
यांत्रिक यानी यंत्र वाला ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करता है, जस्ट अपोजिट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर। और लघु नाभिकीय रिएक्टर तो जानते हैं परमाणु विखंडन वगैरह कराते हैं हम लोग, अलग बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, वो तो सौर सेल हो गया था, बाकी हम लोग सब समझ लिए। अभी क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने, ओह अभी वही बता रहा था मैं, वही आ गया। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत मोटर के माध्यम से, है ना। ट्रांसफार्मर मैंने बताया था कि एसी को एसी में ही रखता है, लेकिन थोड़ा सा उसका कम या ज़्यादा लो है, तो मतलब उसको इक्वल रखना है विद्युत धारा को। डायनेमो के बारे में चर्चा हो ही गई थी। इंडक्टर तो वो छोड़ दीजिए आगे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट करेंगे तो हाँ, रूपांतरण किस पद्धति के द्वारा होता है ना, किसके माध्यम से हम करते हैं, तो इलेक्ट्राइलिसिस द्वारा हम उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये तो प्रकाश ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग नहीं, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। एक बैटरी डैश डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो कौन सी ऊर्जा को भाई, बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, बस। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा होगी उसको दिष्ट धारा में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो उसका नाम हो जाता है भैया, कहाँ गया, रेक्टिफायर। ठीक है, इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर तो आप जानते हैं विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको, उसमें दोनों होते हैं, है ना, रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में भी वो कन्वर्ट करवा लेता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, लीजिए ट्रांसफार्मर से बार बार बात हो रही थी, आई गया। ट्रांसफार्मर एसी से एसी में ही ले जाता है, लेकिन उसका क्या करता है, अपचयन और उपचयन को बनाए रखता है बैलेंस करके। ये भी यूपीपीएससी का यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम था। तो ऐसे वन लाइन यार आते हैं, 5-7 तो आते ही आते हैं, 10-12 या 15 आ जाते हैं आमतौर पे। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है, प्रदीप्ति नली में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पारे और आर्गन का हम वाष्प भर सकते हैं प्रदीप्ति नली में। ठीक, वाष्प भरते हैं, जैसे ट्यूबलाइट वाला सिचुएशन है उसी में, ट्यूबलाइट कह लीजिए या जो रॉड होता है आज के ज़माने में उसमें। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ता है, तो सबसे लंबी पिन जो होता है ना, वो आपको लगता है निरर्थक है, 3 होल्डर में लगाते हैं हम 3 पिन, तो जो सबसे मोटी वाली और लंबी वाली होती है वो क्या करता है, मोटा जानबूझ के रखा जाता है क्योंकि वो जल्दी से जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा हो उसको खींच ले, और वो अर्थिंग के लिए होता है। तो किसको जोड़ता है भाई, आधार सिरे से, अर्थिंग आधार सिरे पे तो ले जाएगा, उदासीन से मतलब नहीं है यहाँ पे, बहुत काम का चीज़ होता है। और 2 पिन वाले लोग लगाते रहते हैं, सोचते हैं अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन घर में आपका अर्थिंग का वायरिंग भी होना ज़रूरी है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली याद रख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। अब देखिए इसको 36 × 10⁵ क्यों नहीं लिखा गया, तो वैज्ञानिक संकेतन में आमतौर पे एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया जाता है, बाकी चाहे जितने अंक हो सबका 0 गिन के घात में हम चढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो उनमें से एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, करता है भाई, रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। दोनों रेजिस्टेंस मतलब समझ रहे ना, प्रतिरोध, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, तो समान है, अगर समान होता तो समान जलते ना, तो ये भी नहीं होगा। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, हाँ ये सही है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने का सिचुएशन था, तो ये सही है। ठीक है, समझ रहे ना, जैसे V = I × R, तो रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो वोल्ट उतना ही वैल्यू बढ़ेगी ना, है ना। विद्युत धारा तो जो है वो ही है, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसका वोल्ट बढ़ेगा, तो इसका मतलब वोल्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश देगा, तो इसलिए क्योंकि वो गुणन, उसका गुणन में मान बढ़ेगा, तो जिसमें रेजिस्टेंस अधिक है
उसमें ज़्यादा प्रकाश आएगा, बस सीधी सी बात है। कन्फ्यूज़ अभी जो है कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप तुरंत फार्मूले से उसको सिद्ध कर लें अपने आप में ही। फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोजन होता है। चॉक का इस्तेमाल करते हैं प्रतिरोध को बचाने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, है ना। फ्लोरेंस लैंप में लाइट होती है तो उसमें प्रतिरोध को हमें कम करना होता है। चालक का प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, दाब से कोई मतलब नहीं, लेकिन तरंग से, तापमान से, अनुप्रस्थ कटा हुआ हो, उससे सबसे फर्क पड़ता है। दाब से कुछ से कोई लेना देना नहीं होता है प्रतिरोध को। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कह लेंगे? अति चालक कह लेंगे। जब उसका प्रतिरोध ही खत्म हो गया तो अति चालक हो गया वो। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए, प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध तार को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। ये कुछ ये सवाल ऐसे हैं कि आप इसको जो है अपने निजी जैसे घर में वायरिंग वगैरह से भी आप सोच के इसको सही कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है जो पारा है, विद्युत पारा मरकरी लैंप में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है भाई? देखिए उसमें दाब प्रेशर कम होता है और उसमें पारा ही होता है, तो विद्युत मरकरी लैंप सीधी सी बात है पारा ही है। और पारा क्या होता है? पारा Hg इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है। और ये क्या है? ऐसा धातु है जो सामान्य ताप दाब पर भी और द्रवित अवस्था में होता है, बाकियों में नहीं होता है। एक आपका अधातुओं में हो जाता है ब्रोमीन 35 उसका एटॉमिक नंबर है ना, यानी प्रोटॉनिक संख्या 35 होगी। तो ब्रोमीन भी क्या होता है एक्चुअली? वो भी द्रवित अवस्था में, लेकिन वो क्या है? अधातु है। और ये पारा है जो धातु है लेकिन वो द्रवित अवस्था में है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए हम क्या, ये तो रेगुलेटर है ही है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर से इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्धक, यानी कि कम आमतौर पे विद्युत ऊर्जा को, जैसे साउंड है उसको एम्पलीफायर लगा देते हैं तो वो उसको बढ़ाता है। जब साउंड वाले को बढ़ाएगा तो साउंड क्या करता है? स्पीकर जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, और ये क्या करता है? एम्पलीफायर उस ध्वनि ऊर्जा को और ज़्यादा जो है बढ़ाता है ना। तो ये प्रवर्धक होता है। स्विच से जानते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? इसको एक तरीके से दिष्टकारी आप कह सकते हैं, दिष्टकारी हिंदी में ही कहते हैं, तो ये रेक्टिफायर होता है। एसी-डीसी के समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे कि एमसीबी लगा नहीं है, लगा है। जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस पर काम करता है? तो ये भी ताप प्रभाव पर ही काम करता है ना। रासायनिक से मतलब नहीं है, तापन पे ही। ज़्यादा ताप बढ़ेगा तो वो गल जाएगा, बस उसी पे काम करता है ये। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 जूल प्रति न्यूटन के। तो देखिए जो 1 वोल्ट होता है ना, वो 1 जूल प्रति कूलाम होता है। समझ रहे ना? 1 जूल प्रति कूलाम। क्लियर? याद रख लीजिए इसको। जब साबुन का बुलबुला आवेशित हो जाता है तो वह बुलबुला क्या होता है? फैलना शुरू हो जाता है ना। क्लियर? यह फैलने लगता है। और अब हम लोग लगभग थोड़ा जल्दी जल्दी चल के अब ख़त्म करने वाले हैं। डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? इससे तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब ये देखिए आपका हो गया ख़त्म। एक धारावाही चालक संबंधी है। तो एक धारावाही जो चालक होती है वो किससे संबंधित है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से, है ना। एक जो धारावाही चालक है वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका बस डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को क्या मापेगा भाई? प्रतिरोध को मापने का काम करेगा तो ओम मीटर, है ना। ओम आप जानते हैं ओम में ही मापा जाता है। ओम मीटर ही क्या करता है? विद्युत प्रतिरोध को मापता है। अमीटर तो पूरी बिजली का आप सिचुएशन परिपथ में मापते हैं ना। वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। क्लियर? एम्पियर में मापा जाता है उसको। तो इस तरीके से इसका
विद्युत धारा से चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा चुंबकत्व से होगा। इसके बाद हम लोग फिर एक दो जो भी इसके टॉपिक है ख़त्म करने के बाद हम लोग और चलेंगे केमिस्ट्री, आफ्टर दैट बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और थोड़ी क्षमता बढ़ाइए लंबा वीडियो देखने की, है ना, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा, और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।